नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग लगातार बिहार स्पेशल की पढ़ाई कर रहे हैं और आपने देखा कि हमने मगध साम्राज्य के विषय में पढ़ लिया, जो 16 महाजनपद हुआ करता था, उसका सबसे समृद्ध और शक्तिशाली महाजनपद। अब उसके बाद हम आगे बढ़ चुके हैं और महाजनपद के बाद मगध पढ़ लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि मध्यकालीन बिहार में पहुंचते हैं। और मध्यकालीन बिहार को इतिहास को जब आप टटोलने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले उसमें हम पाल वंश की चर्चा करेंगे। दरअसल 8वीं शताब्दी के मध्य में हर्षवर्धन के पश्चात उत्तर भारत और दक्कन के क्षेत्र में देखा जाए तो कई शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय होता है, जिसमें कुछ प्रमुख अगर देखेंगे तो खास करके अगर बिहार के क्षेत्र की बात करेंगे तो बिहार में पाल वंश आता है। प्रतिहार की अगर चर्चा करेंगे तो वह पश्चिम भारत और ऊपरी गंगा की पट्टी जो है वहां पर प्रतिहार देखने को मिलेंगे। और एक जो और महत्वपूर्ण वो दक्कन के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा वह है राष्ट्रकूट, यानी कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीन जो है उसका मुख्य रूप से देखा जाएगा। हर्षवर्धन के पश्चात ये सब हो रहा है, ठीक है। और यहां पर राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल साम्राज्यों के मध्य क्या होगा, शक्ति संघर्ष चलेगा, क्योंकि ये तीन महत्वपूर्ण है ना, और तीन अलग अलग क्षेत्र में है, इसलिए सत्ता का संघर्ष इनके बीच अब हमें देखने को मिलेगा और जिसे हम आप कह सकते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। तो कभी प्रश्न आ जाए त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच हुआ 8वीं शताब्दी के मध्य में हर्षवर्धन के पश्चात, और विकल्प में अगर पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट रहता है तो आप उसके साथ जाएंगे। इस संघर्ष में देखा गया कि प्रतिहार शासक अंतिम रूप से विजय होते हैं। और प्रतिहार कौन है, पश्चिम भारत, उनका क्षेत्र ध्यान रखना है, पश्चिम भारत और ऊपरी गंगा की पट्टी जो होगा वहां वो रहते हैं। हमें कौन सा देखना था, हमें पाल देखना था। बिहार में चूंकि पाल वंश आगे बढ़ता है उसके बाद, तो हमें पाल वंश को लेकर के यहां पर चर्चा करना है मुख्य रूप से। अब यहां पर पाल वंश को लेकर के चर्चा करेंगे मुख्य रूप से। यहां पर देखा जाए तो मध्यकालीन बिहार के प्रमुख वंश और शासक में सबसे पहले पाल वंश, और पाल वंश की चर्चा करते हैं तो हमें गोपाल की चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि गोपाल कौन है, पाल वंश के संस्थापक ये हैं। 750 से 770 ईस्वी तक का कार्यकाल इनका देखा जाएगा। और पाल वंश की राजधानी पहले पूछी गई है, ध्यान रखिएगा, ये मुंगेर। ये दोनों फैक्ट आ चुका है कि पाल वंश के संस्थापक कौन है और राजधानी कहां है, ठीक है। और गोपाल जो है वह गौतम बुद्ध के अनुयायी थे, इसने बौद्ध विहारों को विशेष संरक्षण देने का कार्य किया। तो मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे पाल वंश में गोपाल से जो आपको प्रश्न पूछा जाएगा उसमें दो फैक्ट महत्वपूर्ण रहेगा कि गोपाल संस्थापक होते हैं पाल वंश के, और दूसरी बात राजधानी मुंगेर, और अनुयायी किसके, तो बौद्ध धर्म के। इतना तीन फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, इससे अधिक प्रश्न इस टॉपिक से नहीं पूछा गया है। धर्मपाल को लेकर के चर्चा करते हैं। धर्मपाल की जब बात करेंगे तो ये 770 से शुरू करते हैं, 810 ईस्वी तक लंबा कार्यकाल चलता है। गोपाल के पश्चात आते हैं धर्मपाल। अब देखिए, गोपाल के पश्चात उनके पुत्र धर्मपाल जब शासन शुरू करते हैं तो इस व्यक्ति को पाल वंश का सबसे महान शासक कहा गया, क्योंकि इसने एक तो देखिए शासन काल देखिए लगभग आपको देखने को मिलेगा कि 40 साल तक शासन करते हैं। और खास करके शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए, सैन्य संगठन के क्षेत्र में देखा जाए, और खास करके मैंने कहा वो जो त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है प्रतिहार और राष्ट्रकूट के साथ, इसमें बहुत ज्यादा इनका जो है एक महत्ता देखने को मिलता है कि ये आगे चल करके पाल वंश को कहीं न कहीं बेहतर स्थिति में डालते हैं। इसलिए धर्मपाल को सबसे महत्वपूर्ण शासक इसका माना जाता है। और यहां पर देखेंगे जो प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और विक्रमशिला कहाँ है, भागलपुर, दो विश्वविद्यालय की चर्चा की जाती है, एक नालंदा और एक विक्रमशिला। तो नालंदा पड़ जाता है आज के नालंदा में, और भागलपुर में पड़ता है विक्रमशिला। तो ध्यान रखिएगा, ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये धर्मपाल ने ही भागलपुर में, और सोमपुर महाविहार भी इसी ने स्थापित किया, ठीक है। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष यानी कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के बीच में रहा, किसके लिए, कन्नौज के। ये प्रश्न आ चुका है। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल ही शामिल होते हैं, और इसमें देखा गया इसने कन्नौज में विजय की और उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि लेते हैं। यानी कि ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए होता है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट की तरफ से, तो उसमें पाल वंश से धर्मपाल शामिल होते हैं और कन्नौज की विजय भी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है उपाधि एक लेते हैं उत्तरापठ स्वामीन। ये महत्वपूर्ण है, इस शब्द को ध्यान रखिएगा। अब यहां आगे चलते हैं। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोडठल ने भी धर्मपाल को उत्तरापठ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है। किस कवि ने, गुजराती कवि है सोडठल, ये पूछा जा सकता है।
धर्मपाल ने नालंदा महाविहार को 200 गांव तथा विक्रमशिला अगर महाविहार को देखा जाए तो 100 गांव जो है ये दान में देते हैं। इसीलिए धर्मपाल को परम सौगात कहा गया है। परम सौगात कहने का मतलब है एक दानवीर व्यक्ति। अब सोचिए ना आप जरा कि नालंदा महाविहार को 200 गांव दान में दे देते हैं और विक्रमशिला जो भागलपुर में तैयार किया गया महाविहार उसको 100 गांव दान में देते हैं, तो निश्चित तौर पर दानी व्यक्ति तो रहा और बड़ा योद्धा भी, तो परम सौगात इसे कहा गया। धर्मपाल के दरबार में ही प्रसिद्ध बौद्ध लेखक जो है हरिभद्र भी रहता था। यह प्रश्न पूछा जा चुका है पीसीएस में कि किसके दरबार में बौद्ध लेखक हरिभद्र रहा करते थे। वो आप देखेंगे पाल वंश के जो शासक हैं धर्मपाल उसके शासन के समय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देवपाल की चर्चा करते हैं। अब देवपाल की जब चर्चा करेंगे तो यहां पर देखेंगे ईस्वी से 850 तक देखने को आपको मिलेगा। देवपाल जो है धर्मपाल के उत्तराधिकारी के रूप में राजगद्दी पर बैठते हैं और इसने मुंगेर को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया, जैसे कि गोपाल भी जो है मुंगेर ही बनाए। देवपाल ने भी कन्नौज के त्रिपक्ष यानी कि वही पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट का संघर्ष जो चलता है कन्नौज के लिए, ये यहां पर भी पार्टिसिपेट करते हैं। देवपाल ने प्राग ज्योतिषपुर यानी कि असम और उड़ीसा के कुछ हिस्से को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये एक बहुत ही प्रतापी व्यक्ति ये भी होते हैं। 40 साल तक का लगभग लंबा शासन जो है इनका रहता है। आधुनिक नेपाल के पूर्वी हिस्से पर भी पाल प्रभुत्व जो है वो स्थापित हो गया था। कुछ समय के लिए कहा जाता है कि वाराणसी तक के अगर देखा जाए कि प्रदेश के कुछ हिस्सा पर यहाँ पर पाल का नियंत्रण हो गया था। सुलेमान का नाम आपने सुना होगा। सुलेमान नामक एक अरब व्यापारी रहता है। सुलेमान जो है अरब व्यापारी 9वीं सदी के मध्य में भारत की यात्रा किया था। उसके यात्रा विवरण में पालों की शक्ति के विषय में वर्णन किया गया है। पाल राज्य को रूहमा या धर्म यानी धर्मपाल का संक्षिप्त रूप भी कहा गया है। सुलेमान ने अपने यात्रा वृत्तांत में ये लिखा है। इसके अलावा यहाँ पर सुलेमान का नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जा चुका है पहले भी। ओदंतपुरी महाविहार अगर जो विहार शरीफ में है आज के दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसका निर्माण कराते हैं देवपाल, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा के एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव जो है वो क्या करता है दान में ये भी देते हैं। अब इससे आगे चलते हैं, महिपाल पर चलते हैं। महिपाल की अगर आप यहां पर चर्चा करेंगे तो कार्यकाल देखिए 988 से 1038 ईस्वी तक हमें देखने को मिलता है। अब यहां पर एक बात समझने की कोशिश कीजिए, इसके बीच में क्या होता है। देखिए यहां पर देवपाल 850 ईस्वी तक रहते हैं, तो हमने क्या किया 850 के बाद सीधे 988 पर हम पहुंचते हैं। क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे ऐसे शासक आते हैं जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान नहीं देखने को मिलता है इस वंश में। छोटे मोटे शासक होते हैं, बहुत बड़े कार्य नहीं करते हैं, इसीलिए जो मुख्य शासक हैं उसके विषय में हम पढ़ रहे हैं। महिपाल प्रथम की चर्चा अब यहां पर हम करेंगे 988 ईस्वी से 1038 ईस्वी के बीच में। महिपाल के अधीन देखा जाए तो पाल वंश का यहां पर फिर से पुनर्उदय होता है, क्योंकि बीच के जो शासक रहे खास करके देखा गया देवपाल के बाद 850 ईस्वी के बाद जो है यहां से थोड़ा सा ये पाल वंश जो है उसका पतन जैसा होने लग गया है ना। वो जो महिमामयी पाल वंश था जो त्रिपक्षीय संघर्ष में हमेशा विजय होता रहता था, वह थोड़ा सा अपना छवि धूमिल करता है। लेकिन महिपाल प्रथम जब आते हैं 1988 ईस्वी में, तो यहां पर देखा गया कि यह वंश पाल वंश जो है उसका पुनरुदय यहां पर किया गया और फिर यह बहुत प्रतापी व्यक्ति होता है महिपाल प्रथम। ये समस्त बंगाल और मगध के क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार फिर से कर लेता है और यहां पर इसलिए पाल वंश का द्वितीय संस्थापक इसे माना जाएगा। प्रथम संस्थापक पाल वंश का कौन था, जो मुख्य संस्थापक है गोपाल, नाम ध्यान है ना। और यहां पर किसको महिपाल को कहा जाए कि भाई सब कुछ खोने के बाद फिर से पाल वंश का सिक्का जो है इसने जमा दिया, तो द्वितीय संस्थापक के रूप में यहां पर देखा जाएगा। महिपाल प्रथम के समय चोल शासक राजेंद्र प्रथम का जो है वह आक्रमण होता है। ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है इससे संबंधित। महिपाल जिसमें क्या हो जाता है, पराजित होता है। और महिपाल के बाद देखा जाए तो इसके उत्तराधिकारी फिर से काफी कमजोर हुए। अब उत्तराधिकारी जब कमजोर होते हैं तो इसका लाभ उठाएगा। लाभ कहां कहां उठाएगा, जिस क्षेत्र को इन्होंने अपने में मिलाया था तो समस्त बंगाल को मिला लिया, तो बंगाल के जो कैवर्त है वो अब शक्तिशाली हो गए हैं और सेन शासकों ने उत्तर बिहार और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में अपना राज्य स्थापित कर लिया। कौन कौन, तो यहां पर सेन शासक मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा। पालों की शक्ति जो है मगध के कुछ भागों में अब सिमट करके रह गई है महिपाल के बाद के स्थिति में, जब उनके मुख्य रूप से उत्तराधिकारी जो है वो कमजोर हो जाता है। अब यहां पर महिपाल के बाद हम आगे चलेंगे और अंतिम शासक के, पाल वंश के अंतिम शासक के विषय में थोड़ा देखेंगे जो रामपाल है ना।
1097 ईस्वी से लेकर के 98 ये आखिरी होते हैं। इसे पालों का अंतिम शासक माना जाता है। इसी समय में कैवर्त विद्रोह हुआ। रामपाल के मृत्यु के बाद जो है गढ़वालों ने भी बिहार में शाहाबाद और गया तक जो है वो विस्तार कर लिया। सेन शासकों कहाँ के रहते हैं? बंगाल। विजय सेन और बल्लाल सेन ने भी अपनी सत्ता का विस्तार करते हुए गया के पूर्व तक अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, यानी कि मगध के एरिया में अब ये प्रवेश कर रहे हैं। अराजकता के इसी वातावरण में तुर्कों के आक्रमण भी बिहार में 12वीं शताब्दी के अंत तक आरंभ हो गया। यानी कि पाल वंश का कमजोर होना बिहार में तुर्कों का जो आक्रमण होता है उसका एक मुख्य वजह बनकर के आता है। पाल शासकों के अन्य तथ्य क्या है वो देखेंगे। तुर्क का हम अगले लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब उसका तुर्क का यहाँ पर आक्रमण बिहार में शुरू हो जाएगा। पाल शासकों से जुड़े जो अन्य तथ्य पूछे जाते हैं उसको लेकर के देखिए। पाल शासकों का तिब्बत के साथ जो है घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध था। संतराक्षित तथा दीपांकर, जिसे अतिश कहा जाता था, जैसे प्रमुख बौद्ध विद्वानों को तिब्बत में आमंत्रित किया गया। उन्होंने वहां बौद्ध धर्म के एक नए रूप का प्रचार भी किया। इसके परिणाम स्वरूप बहुत से तिब्बती बौद्ध जो है विद्योपार्जन के लिए नालंदा और विक्रमशिला आए। तो आप समझ रहे हैं, नालंदा और विक्रमशिला का जो यहाँ पर विक्रमशिला जो कि भागलपुर में रहा, तो इसका उत्थान जो है पाल वंश के समय में काफी होता है। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ पालों के व्यापारिक संबंध भी रहे। ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर के देखा जाएगा तो पाल वंश को आज हमने पूरी तरह से देख लिया है। और अब यहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से पाल वंश कमजोर हो चुका है, अंतिम शासक उसके हो चुके हैं, मृत्यु हो चुका है। विभिन्न जो है शासक अलग अलग क्षेत्र के, मगध और बिहार के अलग क्षेत्रों पर अपना कब्जा करते हुए नजर आ रहे हैं। अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गया है और इसी बीच तुर्क को मौका मिल गया है कि 12वीं शताब्दी में बिहार पर आक्रमण कर दिया जाए, बिहार में एंट्री उसकी हो जाए। तो अगले लेक्चर में हम तुर्क के विषय में देखते हुए नजर आएंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा लिख करके जरूर बताएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।